सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ब्लड। तो इस वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है ब्लड की इंट्रोडक्शन, प्लाज्मा का कॉम्पोजिशन, फंक्शन और फॉर्मेशन, रेड ब्लड सेल, उसकी फॉर्मेशन, फंक्शंस और लाइफ साइकिल। तो चलिए ना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो डेफिनेशन से शुरू करते हैं ब्लड की। देखो जैसे आपको स्लाइड में दिखाई दे रहे हैं नोट्स। Blood is a fluid connective tissue present in the human body. It flows continuously through the heart and blood vessels. Blood transports oxygen, nutrients, and hormones to the body tissues. It also removes waste products like carbon dioxide and urea from the tissues. Blood plays a key role in maintaining homeostasis, defending against infection, and regulating body temperature. अब ब्लड की डेफिनेशन में हम देखते हैं कि ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, जो कि हमने टिश्यू वाले चैप्टर में भी पढ़ा था। ये हमारे ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होता है। ये हार्ट के थ्रू ब्लड वेसल्स में जाता है और पूरी बॉडी में ये फ्लो करता है और बॉडी के टिश्यूज़ को ये ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है और हार्मोन्स को रेगुलेट करता है। और ये क्या करता है कि अगर ऑब्वियस ही बात, अगर टिश्यू खा रहे हैं, अगर टिश्यूज़ न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं तो वो वेस्ट भी एक्सक्रीट करेंगे। तो ये उनका वेस्ट, उनका जो सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, यूरिया होता है, ये सब उनका क्या करता है, ये रिमूव करता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन के हार्ट में लेके आता है। तो इसके बाद में हम पढ़ते हैं ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा, WBCs, RBCs एंड प्लेटलेट्स। ब्लड किन किन चीज़ों से बना होता है? 4 चीज़ों से ब्लड बना होता है। प्लाज्मा से, वाइट ब्लड सेल से, रेड ब्लड सेल से और प्लेटलेट से। अब हम पहले इसके अंदर पढ़ेंगे प्लाज्मा। तो प्लाज्मा के हम अंदर क्या पढ़ते हैं? प्लाज्मा इज अ स्ट्रो कलर्ड लिक्विड कंपोनेंट ऑफ ब्लड। प्लाज्मा एक स्ट्रो कलर्ड लिक्विड कंपोनेंट है ब्लड का। ये 55% होता है ब्लड में। इट इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू डेट फॉर्म्स 55% ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम। ठीक है, 55% प्लाज्मा ब्लड में होता है और बाकी का जो 45% है वो WBCs, RBCs और प्लेटलेट्स होते हैं। ठीक है, इट एक्ट्स एज ए ट्रांसपोर्ट मीडियम डेट कैरीज WBC। देखो ये समझ लो, इट एक्ट्स एज ए ट्रांसपोर्ट मीडियम डेट कैरीज, ये अपने अंदर क्या क्या लेके चलता है? RBCs, WBCs और प्लेटलेट्स को लेके चलता है। ठीक है, इसका जो pH होता है वो एल्कलाइन होता है इसका नेचर। तो pH कितना? 7.4 इसका pH होता है। कॉम्पोजिशन पे आ जाते हैं। प्लाज्मा की कॉम्पोजिशन देखो, प्लाज्मा इज मेड अप ऑफ 3 मेजर पार्ट्स। प्लाज्मा 3 पार्ट से बना हुआ है, वाटर, प्लाज्मा प्रोटीन और अदर सब्सटेंसेस। वाटर इसमें प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है 90 से लेकर 92%। ठीक है, हेल्प्स डिजोल्व एंड कैरी सब्सटेंस लाइक न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, गैसेस एंड वेस्ट। ऑल्सो हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन। प्लाज्मा टेम्परेचर रेगुलेशन में भी हेल्प करता है। प्लाज्मा प्रोटीन, अब प्लाज्मा प्रोटीन में आ जाते हैं। ये अराउंड 7% होता है प्लाज्मा में। दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय द लीवर एंड हैज सेवरल इम्पोर्टेंट फंक्शंस। ये लीवर से सिक्रीट होता है। ठीक है, लीवर से प्लाज्मा प्रोटीन जो कि बनता है, जिसमें कि एल्ब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन और फिब्रोनिजिन होते हैं। अब देखो, एल्ब्यूलिन ये मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा का प्रोटीन है। मेंटेन करता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब कि जो कि फ्लूइड है उसको ब्लड वेसल्स में रखने में हेल्प करता है। हेल्प ट्रांसपोर्ट हार्मोन्स, फैटी एसिड्स एंड ड्रग्स। ठीक है, ग्लोबुलिन में आ जाते हैं। ये डिवाइडेड है 3 टाइप्स पे। ग्लोबुलिन डिवाइडेड है 3 टाइप्स पे, अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन एंड गामा ग्लोबुलिन। अब अल्फा ग्लोबुलिन क्या करता है? लिपिड्स और विटामिन्स को ट्रांसपोर्ट करता है। बीटा आयंस और कॉपर को ट्रांसपोर्ट करता है। गामा एंटीबॉडीज बनाता है हमारे इम्यूनिटी के लिए। ठीक है, अभी फिब्रोनोजिन की पे आ जाते हैं हम। फिब्रोनोजिन हेल्प करता है ब्लड क्लोटिंग। इसको हम ब्लड क्लोटिंग फैक्टर भी कहते हैं, ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन भी कहते हैं फिब्रोनोजिन को। अगर यहाँ पे अगर किसी के चोट लग जाए तो वहाँ पे फिब्रोनोजिन ही क्लोट बनाएगा जाके। तो फिब्रोनोजिन हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग, कन्वर्ट इनटू फिब्रिन टू फॉर्म क्लोट्स व्हेन इंजरी हैपन्स, प्रिवेंट एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड। अदर कंपोनेंट्स 1 to 2% होते हैं, जिसमें कि मिनरल्स, आयंस होते हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट। गैसेस में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। न्यूट्रिएंट्स में ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड्स, विटामिन्स।
वेस्ट प्रोडक्ट में यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिन एंड हॉर्मोन्स एंड एंजाइम्स। आगे फंक्शंस में आ जाते हैं हम प्लाज्मा के। प्लाज्मा का फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, ये ऑक्सीजन को लेके जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को भी ये ट्रांसपोर्ट करता है, न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट करता है, हार्मोन, वेस्ट मटेरियल। प्लाज्मा एक्ट एज अ हाईवे ऑफ द बॉडी मेंटेनिंग ब्लड वॉल्यूम एंड प्रेशर। एल्बुलिन हेल्प होल्ड वाटर in the bloodstream, osmotic pressure, okay, prevent fluid leakage into edema control. Clotting factor में आ जाते हैं। Fibrinogen and clotting factor help to seal wound and prevent bleeding, forms a clot at the site of injury. Fibrinogen क्या करता है, हेल्प करता है इंजरी की साइड पे ब्लड में क्लोट बनाने के लिए, ब्लड लॉस ना हो इसलिए। डिफेंस मैकेनिज्म पे आ जाते हैं। गामा ग्लोबुलिन आर द पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम, एक्ट एज एंटीबॉडीज, हेल्प इन फाइट अगेंस्ट बैक्टीरिया, वायरस एंड टॉक्सिन्स। जो कि गामा है, गामा ग्लोबुलिन है, वे इम्यून सिस्टम में पार्ट लेता है, जो कि एंटीबॉडीज सिक्रीट करता है, एंटीबॉडीज़ को बनाता है, जो कि फाइट करते हैं हमारे बॉडी के बैक्टीरिया, वायरस और टॉक्सिन्स के अगेंस्ट। अगर थर्मा रेगुलेशन पढ़ लेते हैं हम। थर्मा रेगुलेशन में प्लाज्मा डिस्ट्रीब्यूट्स बॉडी हीट इवनली एंड हेल्प मेंटेन बॉडी टेम्परेचर और बॉडी टेम्परेचर बैलेंस। ठीक है, ये बॉडी टेम्परेचर बैलेंस में को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है कि प्लाज्मा हमारे पूरे बॉडी में एक टेम्परेचर को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ठीक है, आगे पीएच बैलेंस में आ जाते हैं। मेंटेन पीएच बैलेंस ऑफ ब्लड यूजिंग बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम न्यूट्रलाइजिंग एसिड एंड बेसिस इन द बॉडी। ये हमारा पीएच बैलेंस करने में भी हेल्प करता है। आगे फॉर्मेशन देख लेते हैं प्लाज्मा की। प्लाज्मा की फॉर्मेशन कैसे होती है? प्लाज्मा इज फॉर्म्ड मेनली फ्रॉम वाटर अब्जॉर्ब्ड थ्रू द इंटेस्टाइन आफ्टर डाइजेशन। अब प्लाज्मा किससे बनता है? प्लाज्मा बनता है जो हमारे इंटेस्टाइन में वाटर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है ना, उससे हमारा प्लाज्मा बनता है। प्लाज्मा प्रोटीन लाइक एल्बुलिन, ग्लोबुलिन, फिब्रोनेजिन आर सिंथेसाइज्ड इन द लीवर। जो कि फिब्रोनेजिन, ग्लोबिन और एल्बुलिन है, ये लीवर ही प्रोड्यूस करता है, लीवर ही बनाता है। तो हॉर्मोन्स एंटर प्लाज्मा फ्रॉम एंडोक्राइन सिस्टम। जो हॉर्मोन्स है प्लाज्मा में एंडोक्राइन। अब देखो फॉर्मेशन में मैं एक चीज़ बता देता हूँ। लीवर जो हमारा है वो एल्ब्यूलिन, फिब्रोनेजिन और थर्ड हमारा ग्लोबुलिन सिक्रीट करता है। ठीक है, वो सिक्रीट करेगा, डाइजेशन वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे, वो करेगा हमारे मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह में। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन से अब ये देखो, इंटेस्टाइन से ये जो वाटर एब्जॉर्ब करेगा उसके साथ साथ इसमें ग्लोबुलिन, एल्ब्यूलिन और फिब्रोनेजिन भी आएगा। और जब ये ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, प्लाज्मा जब ब्लड स्ट्रीम में जाएगा तो ब्लड स्ट्रीम में हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं वो कि हॉर्मोन्स होते हैं वो भी सिक्रीट करते हैं। तो ये ब्लड स्ट्रीम में एंडोक्राइन के साथ प्लाज्मा हॉर्मोन्स भी इसमें एंटर कर जाएंगे। न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट मटेरियल एंटर प्लाज्मा फ्रॉम वेरियस टिश्यूज। ठीक है, आगे हम आ जाते हैं अब अपने आरबीसीज पे, एरिथ्रोसाइट्स पे। आरबीसी की डेफिनेशन देखो, आरबीसी आर रेड कलर्ड राउंड बाइकनकेव सेल्स फाउंड इन ब्लड। अब जो आरबीसी है वो राउंड शेप्ड बाइकनकेव सेल है, रेड कलर के, और रेड कलर किसकी वजह से होता है? हेमोग्लोबिन की वजह से। ठीक है, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एरिथ्रोसाइट्स। इसको हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। दीज सेल्स आर नॉन न्यूक्लिएटेड, इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, तो ये इसको हम नॉन न्यूक्लिएटेड होगा। ये आर फिल्ड विद द हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन जो होता है इसको कलर देता है, इसका रेड कलर। ठीक है, आरबीसीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द टिश्यूज एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यूज टू द लंग्स। ठीक है, आरबीसी रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा ऑक्सीजन लंग्स से टिश्यूज तक पहुंचाने में और कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यूज से लंग्स तक पहुंचाने में। दे आर द मोस्ट अबंडेंट ब्लड सेल्स आर एंड गिव ब्लड इट्स रेड कलर। ओके, सो आगे हम आ जाते हैं एरिथ्रोसाइट्स के फंक्शंस पे। अभी ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, ये ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये देखो ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन कैसे, ये ब्लड जब ये ब्लड हमारा रेड ब्लड सेल्स हमारे हार्ट में जाएंगे, हार्ट से होके ये जाएंगे लंग्स में, लंग्स में एल्वेलाई में ये क्या होंगे? ऑक्सीजनेटेड हो जाएंगे। तो ये उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में लेके जाएंगे। ठीक है, अब पूरी बॉडी से जहाँ जहाँ ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड दे रहे हैं जिन जिन टिश्यूज़ को, उन टिश्यूज़ से ये उनका जो कि सब्सटेंस है, जो कि उनके सिक्रेटर वेस्ट सब्सटेंस उनकी कार्बन डाइऑक्साइड है वो लेंगे और सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा और वेन्स के थ्रू ये हमारे हार्ट में
एंटर करेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के रूप में, ठीक है। आगे मेंटेन एसिड बेस बैलेंस, हीमोग्लोबिन इनसाइड आरबीसी एक्ट एज अ बफर एंड हेल्प इन मेंटेनिंग पीएच बैलेंस ऑफ ब्लड। ये पीएच बैलेंस भी मेंटेन करने में ब्लड का हेल्प करता है। रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, आरबीसी सर्कुलेट वार्म ब्लड एंड हेल्प इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बॉडी हीट मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर। अब ये क्या करता है, ये सर्कुलेट करता रहता है हमारी बॉडी में। तो ये क्या करता है, हमारी बॉडी की जहाँ जहाँ जैसे हीट है वो भी डिस्ट्रीब्यूट पूरी बॉडी में करता जाएगा। आगे मेंटेन फ्लूइड बैलेंस, ये फ्लूइड बैलेंस को भी मेंटेन करके रखता है, ठीक है। हीलिंग एंड रिपेयरिंग सपोर्ट, अब देखो जैसे किसी जगह पे इंजरी हो गई, ठीक है, किसी जगह पे इंजरी हो गई, वहाँ पे हीलिंग करने में कौन हेल्प करता है, हमारा ब्लड। अब जैसे हमने पिछले टिश्यू वाले चैप्टर में इंजरी के बारे में पढ़ा था, टिश्यू रिपेयर के बारे में पढ़ा था, तो हमने उसके बीच में पढ़ा था कि अब कहीं हमारी हीलिंग होनी है, कहीं हमारे चोट लग गई है ना, हमारे कहीं वाउंड हो गया है, वहाँ पे पहले तो हमारा WBC जाएगा, वाइट ब्लड सेल, जो कि किस में प्रेजेंट होता है, ओबियसली ब्लड में प्रेजेंट होता है। तो ब्लड हमारा उससे एरिया से जाएगा, तो WBC पहले आएगा, वहाँ के जो भी डेड सेल्स हैं या फिर वहाँ के जो बैक्टीरिया है, इन्फॉर्मेशन है, उसको ख़त्म करेगा और उसके बाद में हमारी हीलिंग शुरू होगी। और अगर टिश्यू में ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, वहाँ पे टिश्यूज़ को न्यूट्रिएंट्स मिलता रहेगा, न्यू टिश्यूज़, न्यू सेल्स वहाँ पे बनते रहेंगे, तो वहाँ पे टिश्यू हीलिंग होती रहेगी, वहाँ पे हीलिंग हमारी रिपेयर टिश्यू होते रहेंगे। ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड हॉर्मोन्स, अभी ऑब्वियसली बात है, अभी थोड़ी देर हमने पहले बात की कि ये हमारे टिश्यूज़ को न्यूट्रिएंट्स पहुँचाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुँचाता है, ठीक है। आगे आ जाते हैं हम एरिथ्रोपोइसिस पे। एरिथ्रोपोइसिस क्या है? एरिथ्रोपोइसिस वो प्रोसेस है जिसमें कि कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, एरिथ्रोसाइट्स की फॉर्मेशन को हम एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं, ठीक है। Erythropoiesis is the process of formation of red blood cell in the body. It mainly take place in the red bone marrow and is controlled by the hormone in erythropoietin. अब देखो ये कहाँ एरिथ्रोपोइसिस कहाँ होता है। एरिथ्रोपोइसिस अगर हमारे जो बोन्स हैं, बोन्स के बीच में हमारे रेड बोन मैरो है, रेड बोन मैरो हमारे रेड ब्लड सेल बनाते हैं, ठीक है। तो प्रोसेस कहाँ पे होगा? बोन्स के बीच में होगा, रेड बोन मैरो के बीच में होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है? इट मेनली टेक प्लेस इन रेड बोन मैरो एंड इज कंट्रोल्ड बाय द हार्मोन एरिथ्रोपोइटिन। ये एरिथ्रोपोइटिन कौन सिक्रीट करता है? पहले देखो, ये किडनी सिक्रीट करती है, ठीक है। एरिथ्रोपोइटिन जो हार्मोन है वो किडनी सिक्रीट करती है हमारी। और कब सिक्रीट करती है? जब हमारे बॉडी में जो कि ऑक्सीजन लेवल है हमारे ब्लड में थोड़ा कम हो जाता है, तो ये एरिथ्रोपोइटिन एक्सक्रीट करती है ताकि हमारे रेड बोन मैरो है उनको सिग्नल पहुंचाती है कि भाई ब्लड में जो कि ऑक्सीजन लेवल है वो कम हो गया है, तो जल्दी जल्दी आरबीसी की फॉर्मेशन करना शुरू कर दो। तो देखो, एरिथ्रो मीन्स रेड एंड पोइटिन मीन्स फॉर्मेशन। इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच इमैच्योर स्टेम सेल्स डेवलप इनटू मैच्योर आरबीसीज। द प्रोसेस टेक प्लेस 5 to 7 days। ये प्रोसेस 5 से लेके 7 दिन का टाइम लेती है। इट ओकर्स मेनली इन दी रेड बोन मैरो ऑफ लॉन्ग बोन्स, फीमर, ह्यूमरस, स्कल, रिब्स एंड वर्टिब्रे। ये कहाँ पर होता है? रेड बोन मैरो का ये फॉर्मेशन कहाँ पे होती है? लगभग बोन मैरो में लॉन्ग बोन्स में होती है, जिसमें कि फीमर, ह्यूमरस, जैसे स्कल्स आ गए, स्कल हमारा फ्लैट बोन है, रिब्स हमारी फ्लैट बोन है, वर्टिब्रे हमारी इरेगुलर बोन है। तो इन बोन्स में जो कि हमारे रेड बोन मैरो होते हैं जो कि एरिथ्रोसाइट्स बनाते हैं, मैच्योर करते हैं उनको, रेड ब्लड सेल बनाते हैं, ठीक है। अब कंट्रोल्ड बाय द एरिथ्रोपोइटिन, ये प्रोसेस जो कौन सा हार्मोन कंट्रोल करता है? एरिथ्रोपोइटिन सिक्रीटेड बाय द किडनी व्हेन ऑक्सीजन लेवल इज लो, स्टिमुलेटेड बोन मैरो टू प्रोड्यूस मोर आरबीसी। ये देखो, ये हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ लिया है ना। रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर एरिथ्रोपोइसिस। अब देखो, एरिथ्रोपोइसिस के लिए, आरबीसी बनाने के लिए हमें कौन कौन से मटेरियल चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें चाहिए जो कि आरबीसी को बनाएंगी? अब आरबीसी इज कंपोज्ड ऑफ आयरन, विटामिन B12, फोलिक एसिड एंड एमिनो एसिड। ओके, ये 4 चीज़ों से आरबीसी बनते हैं। अब आरबीसी का लाइफ साइकिल हम पढ़ लेते हैं। अब देखो, पहले फॉर्मेशन आएगा, ठीक है, एरिथ्रोपोइसिस आएगा।
अभी आरबीसी की लाइफ साइकिल क्या, पहले फॉर्मेशन, आरबीसीज आर फॉर्म्ड इन द रेड बोन मैरो, द प्रोसेस इज कॉल्ड एरिथ्रोपोइसिस, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पढ़ा. It takes around 5 to 7 days for a stem cell to mature into a full functional RBC, controlled by the hormone erythropoiesis secreted by the kidneys when oxygen level is low in blood. Raw material, ये सारा वही आ गया, ठीक है, जो हमने पहले पढ़ा है. आगे स्ट्रक्चर और करेक्टरिस्टिक्स देख लो. मैच्योर आरबीसी कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं, उनका करेक्टरिस्टिक्स कैसे होते हैं. अब देखो, जो कि मैच्योर आरबीसी है ये बाइकनकेव इन शेप, ये बाइकनकेव होते हैं शेप में, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, तो ये नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, फिल्ड विद हीमोग्लोबिन होते हैं. देयर शेप हेल्प्स इन इजी मूवमेंट ऑफ गैस एक्सचेंज. ठीक है, लाइफ स्पैन पे हम आ जाते हैं. एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ एन आरबीसी इज अबाउट 120 डेज. आफ्टर 120 डेज आरबीसीज बिकम ओल्ड एंड लेस फ्लेक्सिबल. ये इनका लाइफ स्पैन, ये जीते कितने टाइम तक है, 120 दिन तक जो हमारे आरबीसीज हैं, एरिथ्रोसाइट्स हैं, जिनको हम रेड ब्लड सेल्स भी कहते हैं, वो जीते हैं. आफ्टर 120 डेज आरबीसीज बिकम ओल्ड एंड लेस फ्लेक्सिबल. 120 दिन बाद ये बूढ़े हो जाते हैं और ये मर जाते हैं. देखो अभी डिस्ट्रक्शन में हम पढ़ेंगे इसकी डिस्ट्रक्शन को. अब देखो जो डिस्ट्रक्शन होती है ना इसकी, इसको हम कहते हैं हीमोलिसिस. ठीक है, ये अच्छे से याद रखना. ओल्ड एंड डैमेज्ड आरबीसीज आर डिस्ट्रॉयड मेनली इन द स्प्लीन नोन एज द आरबीसीज ग्रेवयार्ड. हम स्प्लीन को आरबीसी का ग्रेवयार्ड भी बोलते हैं. जब 120 दिन के वो आरबीसीज हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तो वो कहाँ पे जाके डिस्ट्रॉय होते हैं, स्प्लीन में. और या फिर अब देखो ऑल्सो इन लीवर एंड बोन मैरो, ये लीवर में, बोन मैरो में और स्प्लीन में, ये तीनों में डिस्ट्रक्शन इनकी हो सकती है. अब इनकी डिस्ट्रक्शन को हम क्या बोलते हैं, हेमोलाइसिस. हेमोलाइसिस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हेमोलाइसिस. ओके, अब रिसाइकलिंग में आ जाते हैं. ड्यूरिंग डिस्ट्रक्शन आयरन फ्रॉम द हीमोग्लोबिन इज रीयूज्ड फॉर मेकिंग न्यू आरबीसीस. अब जो बूढ़े सेल्स इन्होंने मार दिए हैं, ठीक है, अब उनको रिसाइकल किया जाता है, रीयूज़ किया जाता है. कैसे किया जाता है, अब देखो. द रेस्ट ऑफ हीमोग्लोबिन इज ब्रोकन इनटू बिलीवेरिन कन्वर्टेड इनटू बिलीरुबिन. बिलीरुबिन एक्सक्रीटेड इन बाइल वाया लीवर. तो बस आज का हमारा यही चैप्टर था. और अगर किसी को कुछ अच्छे से समझ नहीं आया तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है. और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए. और अगले हमारा जो कि वीडियो आएगी, वो हमारी वीडियो आएगी टेस्ट में. इसी जो हमने जो अभी पढ़ा इस पार्ट 1 में, इसी पार्ट 1 का हम MCQ 50 MCQ का टेस्ट लेंगे. तो अगली वीडियो के लिए भी रेडी रहिएगा और ये नोट्स सारे लिख लीजिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड एंड थैंक यू.